नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बस्ती की खबर के साथ। दरोगा दीपक सिंह मामले में एक्शन। कोतवाल समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्व विभाग के 14 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। महिला थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। एडीजी की जांच के बाद पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पीड़िता ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी एसआई दीपक सिंह पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। मामले में एसपी हेमराज का तबादला किया जा चुका है। दरोगा दीपक सिंह पीड़िता के परिवार को परेशान करता था और इतना ही नहीं बल्कि कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे और उसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर गुहार लगाई। हालांकि आपको बता दें कि जिला अधिकारी स्तर पर पहले भी जांच हुई, लेकिन हालांकि लाइन हाजिर करके इस मामले को निपटाया गया। लेकिन उसके बाद जब महिला आयोग पीड़िता पहुंची तो इस पूरे मामले की एक बार फिर से गहनता से जांच के आदेश दिए गए और एडीजी, जिलाधिकारी और कमिश्नर तमाम लोगों की एक कमेटी बनी, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई और अब इस जांच में 14 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें, दरोगा दीपक सिंह पीड़िता के परिवार को परेशान करता था। बिटवा थाना कोतवाली की काजल सिंह पुत्री श्री मान सिंह के प्रकरण में शासन के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। उस उच्च स्तरीय जांच समिति के निर्देशों के क्रम में कल एक अभियोग जो पीड़िता काजल सिंह हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। इसमें 12 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व कर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शेष आगे की विवेचना जो उच्च स्तरीय जांच समिति है उनके निर्देशों के क्रम में और पाए गए साक्ष्यों के क्रम में की जाएगी। गाजियाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही जारी है। बिजली विभाग की लापरवाही एक और बच्चे पर यहाँ पर भारी पड़ी है। लोनी के सिरसिरा इलाके में, माफ कीजिएगा, लोनी के सिरोरा गांव में एक बच्चा बिजली की तार की चपेट में आया। 11,000 वोल्ट लाइन का तार टूटकर बच्चे पर गिर पड़ा। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ बच्चा। 12 साल का हर्ष दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। घायल हर्ष का पैर भी काटा जा सकता है, डॉक्टरों का कहना। घटना के 10 दिन बाद भी बिजली विभाग के अफसरों ने सुध नहीं ली। पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई गई है। अभी तक गांव में बिजली लाइन को ठीक भी नहीं किया गया। बार बार शिकायत के बाद भी विभाग के अफसर सुन नहीं रहे। बिजली विभाग की लापरवाही से सिरोरा गांव के लोगों में गुस्सा है। बिजली विभाग के अफसरों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है और इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद भी बिजली विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ना ही कोई आर्थिक मदद के लिए किसी तरह की सहायता प्रदान की गई और ना ही इन तारों की व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई कदम उठाया। सबसे बड़ी बात कि लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक बच्ची का हाथ कटा हुआ है। लगभग 1 महीने पहले ये जो बच्ची थी ये करंट की तार की चपेट में आई, जिसकी वजह से इसको करंट लगा। वही जो दूसरी तस्वीर है ये वो बच्चा जो कि 10 दिन पहले ही 11,000 वोल्टेज की तार इसके ऊपर गिर पड़ी और इसकी वजह से इस बच्चे का पैर भी काटने की नौबत आ सकती है। तो बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी बात ये कि जो लड़की जिसको 1 महीने पहले करंट लगा था, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वही दूसरी तस्वीर सिरोरा गांव के उस बच्चे की 10 दिन की पहले की है जो बिजली की तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा। एक के बाद एक बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन शायद ये तस्वीरें बिजली विभाग के जिम्मेदार अफसरों को नजर नहीं आती हैं। वो तो मानो आंख पर काली पट्टी बांधे और कान में तेल डालकर सो रहे हैं। उन्हें इन बच्चों का दर्द नजर नहीं आ रहा है। ये बिजली जो 11,000 लाइन है और वो अबोध बच्चा 12 साल का, दोपहरी का टाइम था, सब अपने अपने अंदर बैठे हैं, उनको न्यार ठोस करने की समस्या में। लेकिन जब बच्चा अबोध है वो तार की बात देखी नहीं, वो जो बाहर को निकलो है तार टचिंग होगा तो यहाँ भी फर्स्ट हुआ है, पैर भी बेकार है। हम तो उसमें गार्जियन बूढ़े के तो अफसोसों के लिए और सभी तरीके इनको आवाज़ भी लगाई है। बच्चे वहाँ गए भी हैं, मैंने भी लड़का भेजा पर कोई सुनवाई नहीं हो। 11 दिन में ये कबाड़ गिर हो जाएगा। अभी हम कितने दुखी है उसे हम ही जान सकते हैं। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की 50% स्थिति समझो जो मतलब इतना है, पर उसके लिए सेवा सेफ्टी का कोई वो नहीं। आपने क्या कहाँ शिकायत की है अब तक? बस शिकायत तो जी मतलब जो है ये तुम्हारे जेई भी है, सीओ भी है, ऊपर तक भी पहुंचाई है। ये पवन मावी जो है ये भी बुलवाई ही। क्या कहते हैं अधिकारी इस मामले में? अधिकारी जो कह जी जैसे आप चाहते हो वो चाहते हैं हमें बच्चे से की फैसिलिटी मिल जाए और भाई हमें कुछ सहयोग मिल जाए। गरीब, बहुत गरीब घर का बच्चा है। बिजली ने पकड़ा था आपको कब? 3 साल हो गए। 3 साल। डर लगता है बिजली से?
अभी चोट कहाँ लगी है, दिखाना जरा एक बार हाथ में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, आज तक कोई सहायता नहीं की है। मैं प्रदीप बंसल, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद। ग्रामीणों ने मथुरा से खबर है, जहां पर बरसाना में कल खेली जाएगी लड्डू मार होली। विश्व प्रसिद्ध लाडली मंदिर में कल खेली जाएगी लड्डू मार होली। बरसाना के स्थानीय नागरिक और महिलाएं तैयारियां कर रहे हैं। 23 मार्च को बरसाना में ये लठ मार होली खेली जाएगी। तो बता दें, कल से होली की तैयारियां शुरू और कल लड्डू मार होली खेली जाएगी बरसाना में, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विश्व प्रसिद्ध ये होली है और लाडली मंदिर में ये होली कल खेली जानी है। तो लड्डू मार होली बरसाना के स्थानीय नागरिक इस होली को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं। 23 मार्च को वही बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी। इस साल का सबसे बड़ा त्योहार होली, जिसकी तैयारियां अगर ब्रज की भूमि की बात करें तो महीने भर पहले से होने लगती है और कई दिनों तक ये पूरा त्योहार मनाया जाता है। लड्डू मार होली से इसकी शुरुआत हो जाती है और होली के अंतिम दिन तक, बल्कि उसके अगले दिन तक ये होली का त्योहार चलता है। वहीं लठमार होली जो कि खासा प्रसिद्ध है लोगों के बीच में, ना सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में, वो 23 मार्च को होगी। एक महीने से पहले से होली खेलने के लिए स्टार्ट किया जाता है, तैयारियां चालू हो जाती हैं। जैसे कि हमारे लहंगा चुन्नी है वो तैयार किए जाते हैं। पहले होली से गंदे हो जाते हैं, उनको धोबी पे धुलवाए जाते हैं, चूड़ियों को, सेट वगैरह ये सब अपना बनाए रखा जाता है। उसके बाद घर की सफाई वगैरह ये सब की जाती है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से होली खेली जा रही है। दादिया सास की बहू वगैरह 3 साल से 3 पीढ़ियाँ होली खेल रही हैं। प्रथम होली राधा रानी के बरसाना होती है। कल की लठामार होली है, कल का हमारे 22 तारीख की, परसों की लठामार होली है, लठामार। और यहाँ पर पीली पोखर पर नंदगांव वाले आते, उनको रंग गुलाल से स्वागत सम्मान किया जाता है। भंगिंडाइयाँ छटती है, उनको स्वागत से बुलाया जाता है। तो राधा रानी मंदिर में खूब रंग की होली होती है उनके साथ में। फिर वहाँ से समाज होती है। समाज के बाद में राधा रानी मंदिर से रंगीली गली में निकलते हुए सीधा वहाँ से होली रंगीली गली से प्रारंभ होती है। एंड पर सुदामा चौक पर राधा रानी के यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर सूर्य नारायण की होली देखते हैं, शाम को जब सूर्य नारायण अस्त हो जाते, उसके बाद में होली का प्रारंभ जयकार लग जाता है। तो वहीं कृषि मेला और प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने संबोधित किया। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मेले के आयोजन के लिए कृषि विभाग को धन्यवाद किया। इसके साथ ही किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि हर क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है, किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन को लेकर कहा कि योजनाएं कल्याणकारी हैं और जितनी भी योजनाएं लागू की जाती हैं किसानों के लिए, उनसे किसानों का हित ही नहीं बल्कि उनका विकास भी होगा। और इसके साथ ही ये भी कहा कि जितना भी काम, यानी कि धन्यवाद किया कृषि विभाग को, जिस तरीके से कृषि मेले का आयोजन किया गया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, और पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा।
और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। अगर हम कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ये मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं। जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं। संभल से खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, क्षेत्रीय पार्टियों पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला, इनका काम है परिवार को आगे बढ़ाना और लूटना, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, और अपने बयान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है परिवार को आगे बढ़ाती हैं और साथ ही जनता को लूटती हैं। तो इस तरह के आरोप अपने बयान में स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए लगाया। सभी खंडों में विकास की गंगा बहती है। एक्सप्रेस हाईवे 5 राज्य के अंदर बन रहा है। एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 2 राज्य के अंदर बन रहा है। जो आजादी से लेकर अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, 38 कॉलेज मेडिकल बन रहे। लगभग गन्ना किसानों का पेमेंट था 1 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पेमेंट हुआ है। जो सपा शासन 5 सालों में 95,000 का पेमेंट था, 95,000 करोड़ था, तो अपनी सरकार आने के बाद तो 4 साल के अंदर ये इतने बड़े पेमेंट। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर होली पर 20 रूटों पर चलेगी 310 से ज्यादा बसें। जिस रूटों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा रहेगी वहां अतिरिक्त बस चलेंगी। 8 बड़े और 12 छोटे रूटों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जयपुर और पंजाब जाने के लिए यात्रियों को राहत मिलेगी। चारों बस अड्डों से हर आधे घंटे पर बस मिलेगी। लखनऊ के चारों बस अड्डों से होली स्पेशल बसें चलेंगी। चारबाग, आलमबाग और साथ ही कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से बस मिलेगी। तो आपको बता दें कि होली को देखते हुए रूटों को बढ़ा दिया। इसके आपको बता दें कि रूटों पर जो बसें हैं वो बढ़ा दी गई है। होली पर 20 रूटों पर 310 से ज्यादा बसें चलने वाली हैं। तो 8 बड़े और 12 छोटे रूटों को चिन्हित किया गया और बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जयपुर और पंजाब से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों को राहत मिलेगी। चारों बस अड्डों से हर आधे घंटे पर बस मिलेगी। लखनऊ के चारों बस अड्डों से होली स्पेशल बसें चलेंगी। चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन, ये बस स्टेशन है जहां से लोगों को, यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। तो 20 बस रूटों पर आपको बता दो कि जो बसों की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे होली पर यात्रियों को दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। मुरादाबाद से खबर, जहां पर मुरादाबाद दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अधिकारियों के साथ बैठक की। सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने बैठक की। तो मुरादाबाद दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना
और वहां पर जाकर अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक की। बैठक के दौरान चर्चा की और इसके साथ ही सर्किट हाउस में आपको बता दें कि ये बैठक हुई। तो सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ये बैठक रही। सोनभद्र से खबर, जहां के रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग करते हुए कहा कि न्यायिक सेवा के गठन से सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी बहुल जनपद में पंचायत की सबसे बड़ी कुर्सी पर पार्टी का सिपाही बैठेगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों में यहाँ के आदिवासी भाइयों, दलित, पिछड़े समेत सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही सामाजिक न्याय है। सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली बात जो होती है, ये कहावत हर चुनाव के लिए आप समझिए कि लागू होती है। तो चाहे छोटा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो एक सीट के कई दावेदार होते हैं और ये संगठन की ताकत भी होती है। जितने अधिक दावेदार है, मतलब एक अनार 100 बीमार, जितने अधिक दावेदार है यानी संगठन उतना मजबूत है, उतने आपके संगठन की, पार्टी की लोकप्रियता है। तो इसे तो हम बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को निरंतर समझा भी रहे हैं कि जो भी हमारे दावेदार हैं, एक जिला स्तरीय कमेटी हमने गठित कर दी है हर जिले में, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, वो हैं जिला अध्यक्ष हैं, अन्य कई लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं, और उनके माध्यम से ही जो हमारा पार्टी कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ पर नाम प्रेषित किए जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी उसको देखकर नामों की घोषणा करेगी, समर्थित उम्मीदवारों की। तो एक खुश होगा तो दूसरा नाराज होगा, ये चलता रहता है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया ने चंद्रशेखर आजाद से खास बातचीत भी की। देखिए चंद्रशेखर जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत आभार आपका। आज आप बुलंदशहर आए हैं। धर्मेंद्र गौतम जो यहाँ से राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपकी पार्टी के अभिन्न अंग थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है और किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र गौतम एक ईमानदार कार्यकर्ता थे। उन्होंने जब से वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो उन्होंने मेहनत की और मैंने अपनी बाजू खो दी। तो मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, उनके परिवार के लिए मेरी मंगल कामना तथाकथ उन पर अनुकंपा बना के रखें। मैं आज परिवार से मिलने आया था और उनको विश्वास दिलाने की वो अकेले नहीं है। तो उनकी बेटी है जो डॉक्टर बनना चाहती है, जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है कि उसको डॉक्टर बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है मैं अदा करूँ भाई की तरह। दुखद है कि एक साथी चले गए, लेकिन ये एक प्रकृति का एक नियम है कि मौत एक अटल सत्य है। तो एक न एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षति को किस तरह से मेहनत करके पूरा करें। चंद्रशेखर जी, प्रदेश सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। 4 साल बेमिसाल के नाम पर टैगलाइन दी गई है। आप उनके 4 साल के कार्यकाल को किस तरह से लेते हैं? उत्तर प्रदेश में 4 साल बेहाल रहे हैं। 4 साल महाजंगल राज, एक तो जंगल राज होता है, एक महाजंगल राज उत्तर प्रदेश में रहा। और ऐसी निकम्मी, ऐसी द्वेष भावना से काम करने वाली सरकार शायद ही नहीं रही हो कभी किसी की। सरकारें में अवसर इसलिए मिलता है कि वो बदलाव कर सकें, बदला लेने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। तो ये लोकतंत्र है, हर आदमी जो भी सरकार में आएगा वो जनता की सेवा करे। लेकिन ये सरकार जो है ये तो जनता का उत्पीड़न कर रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी भी चाहेगी कि वो हमारे साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए आए तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में यूपी में भाजपा को हराने के लिए अगर बसपा की भी मदद लेनी पड़ी तो वो इसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।